क्या समझे भारतीय बाजारों के लिए जो इतना बुरा वक्त आया था, चाहे वो पिछले 2 साल से देखें या पिछले 6 महीने से 4 महीने से युद्ध के बाद का है, क्या पीछे छूट चुका है और क्या बाजार पर पॉजिटिव रहने का समय आ चुका है? जरा समझाए बाजार के डायरेक्शन के बारे में सर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आपके सर। शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियली एंजॉय हैविंग कॉन्वर्जेशन विद यू। थैंक यू सर। देखिए, हमारा मूड बहुत ही पॉजिटिव है और मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो ईरान वॉर चल रही है, अब धीरे धीरे पूरी की पूरी डिस्काउंट हो चुकी है और ये जो रिस्क फैक्टर था वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया है। और आज की तारीख में भी इतना वहां पर नॉइज हो रहा है, फिर भी ऑयल प्राइसेस आर स्टेबल, ग्लोबल मार्केट्स रैली मोड में है। और यहाँ पर इंडिया में हमने देखा है कि दी कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है। प्री क्वार्टर रिलीजेस भी अच्छे थे और अब तक जितने भी नतीजे आए हैं, आई थिंक दिस अर्निंग सीजन काफी अच्छी एक स्टार्ट हुई है यहाँ पर। इसलिए हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्टॉक पर। निवेशकों को वहां पर ही फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में कहीं ना किधर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बेस इफेक्ट है, हेडविंड्स है वगैरह। लेकिन जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है वहां पर हमने अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखी है। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स रीजनेबल भी है। तो अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके स्मॉल मिड कैप स्टॉक खरीदेंगे तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगले 6-12 महीने में। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बढ़िया मौके हैं पैसा कमाने के लिए। आज से 6 से 12 महीनों में वो और बेहतर होता दिख रहा है। क्या कुछ अच्छा लग रहा है? क्यों आपको लगता है कि भारतीय बाजारों में तेजी होनी चाहिए? देखिए, इसकी वजह एक है कि हमेशा हम जब तेजी मंदी की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और अब हमने देखा है कि जो नंबर्स आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ वेदर इट इज केमिकल कंपनीज, वेदर इट इज बैंक्स, एनबीएफसीज आप देखेंगे, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखिए भेल के कितने अच्छे नतीजे आ गए हैं। सो लाइक दैट आप सेक्टर टू सेक्टर जाएंगे तो ऐसी कोई खास वजह नहीं है निराशगी की। ऑन द होल आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखी थी इन दी मार्च क्वार्टर, ये जो वॉर्स चालू होने से पहले जो अर्निंग ग्रोथ हमने देखी थी मार्च क्वार्टर में, वो हम देख रहे हैं कि ये सस्टेन हो रही है जून क्वार्टर में भी। और ये जो ईरान वॉर और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो इफेक्ट था वो इतना गहरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ कंपनियां विल गेट अफेक्ट, जैसे हमने देखा सीएट में नतीजे खराब आए बिकॉज ऑफ स्पाइक इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेकिन इवेंचुअली ये जो भी प्रॉब्लम्स है ईरान की वॉर की वजह से, दे आर ट्रांजिएंट। और जो हमारी रिकवरी हुई थी जून मार्च क्वार्टर से, दिसंबर मार्च क्वार्टर से जो अर्निंग्स रिकवरी हो रही थी वो अभी काफी स्ट्रांग है। और इंडिया के जो मैक्रोज जो डिटीरिएट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर, वो अब सीधे सीधे हो रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग टू इम्प्रूव एंड रिकवर लॉस टर्म। तो यही वजह है कि वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट। हम हमेशा फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा अप्रोच इज ऑलवेज बॉटम अप। इसलिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा व्यू मार्केट में पॉजिटिव है। कंपनियों की कमाई बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं और इसीलिए बढ़िया तेजी बन सकती है बाजार में। कमाई के लिहाज से सबसे पहले आईटी शेयरों पर राय ली जाए, जिनके ज़्यादातर कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं सर? क्या नंबर्स कन्विंसिंग है, भरोसा बनता है, खरीदना चाहिए? क्या आईटी शेयरों का बॉटम बन चुका है? देखिए, मार्केट से लग रहा है कि शायद आईटी शेयर्स का बॉटम बन गया है। इतना तो सही है बिकॉज दे आर स्टॉप फॉलोइंग, नए लोज नहीं बना रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक लेवल का बॉटम बन गया है। लेकिन यहाँ से क्या ग्रोथ आएगी, क्या इन्वेस्टर्स को बढ़िया से रिटर्न मिल सकते हैं, अभी तक ये निश्चित नहीं है। वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। उसकी वजह यह है कि अभी भी काफी हेडविंड्स है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन। और उनके जो बिजनेस मॉडल्स है वहां पर भी काफी उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पर क्या आएगा अभी तक इट्स नॉट वेरी क्लियर। लेकिन मेरी राय में ये जो आईटी सर्विसेज है वहां पर आपको बहुत ही सिलेक्टिवली खेलना पड़ेगा एंड लुक फॉर स्पेसिफिक स्टॉक्स विच आर अहेड ऑफ द कर्व। एंड विथ यूजुअल डिस्क्लोजर हम कह सकते हैं कि कंपनी लाइक पर्सिस्टेंट सिस्टम्स है या फिर कोफॉर्ज है, आई थिंक दे शुड डू वेरी वेल। ओरियन प्रो है, न्यू जेन टेक नतीजे अच्छे आए थे हमारे हिसाब से। सो लाइक दैट कुछ कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स विल डू वेरी वेल। बाकी के जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहां पर अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है और आई एम नॉट श्योर दैट दे कैन नाउ गो बैक टू दैट डबल डिजिट टाइप ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ। और एज ए इन्वेस्टर हमें तो मिनिमम 15-20% की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी
मिड कैप आईटी में सिलेक्टेड रहनी चाहिए। यू कुड ऐड इवन फ्रैक्टल एनालिटिक्स टू दैट लिस्ट, जो कि एक ऐसी कंपनी है विच इज फोकस लार्जली ऑन एआई प्रोजेक्ट्स, और एक हैप्पीएस्ट माइंड, यानी कि 5 या 6 कंपनी है जो हमारी फोकस एरिया में है, जहाँ लग रहा है कि दे विल बी एबल टू राइड द एआई बूम, द एआई डिस्ट्रप्शन फार बेटर देन लार्ज कैप आईटी। तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर आए। और अब दूसरा बड़ा सेक्टर है बैंक्स का, जिसमें कल बड़ा दिन है, 6 बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं। आज भी 2 बड़े बैंक अपने नतीजे दे रहे हैं, फेडरल और आरबीएल। क्या उम्मीद की जाए, क्या ये एक सेक्टर ऐसा हो सकता है जो अर्निंग के लिहाज से मजबूती देगा बाजार को सर? बिल्कुल अनिल जी, हमने देखा है कि जो प्री क्वार्टर रिलीजेस आए थे फॉर एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स काफी अच्छे थे, और एक ये जो ट्रिगर बन जाएगा बैंक्स के लिए, स्पेशली लार्ज बैंक्स जिनका ग्लोबल ऑपरेशन है, ये जो एफसीएनआर डिपॉजिट जो आएगी उसकी वजह से उनका जो मिसमैच है, डिपॉजिट्स इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रहे लेकिन डिमांड फॉर एडवांसेस यानी लोन की डिमांड बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो थोड़ी रिसोर्स कैप की उनको चैलेंजेस आ रही थी, दैट मे गेट एड्रेस्ड विद दिस एफसीएनआर डिपॉजिट। अगर ये अच्छी तरीके से स्कीम रोल आउट हो जाती है और वहां से अच्छे पैसे उनको मिल जाते हैं, डिपॉजिट्स मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर इंडियन बैंक्स, जिसकी वजह से दे विल बी एबल टू मैनेज द रिसोर्सेज वेल, और उनकी जो लेंडिंग बुक है, जो ग्रोथ है वहां पर, वो सस्टेन कर पाएगी। और मैंने देखा है कि जो पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो हमने कितने सालों से एक डाइवर्जेंस देखा था इन देयर अर्निंग्स ग्रोथ, इन देयर एडवांसेस प्रॉफिट, ये डाइवर्जेंस अभी कंप्लीटली नैरो हो गया है। इसलिए हमारा प्रेफरेंस रहेगा फॉर पीएसयू बैंक्स। लेकिन ऑन द होल अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, तो जो एनबीएफसीज है वहां पर हमारा और भी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक है, स्पेशली मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज। तो आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा ही गुजरता हुआ नज़र आया है। शुरुआत से ही इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी। जो रेंज थी नीचे की तरफ 24,000, ऊपर की तरफ 24,250 या 200-250 पॉइंट की रेंज आज टूटती हुई नज़र आई। उसके बाद में बाज़ार ऊपर की तरफ ही डोमिनेट किया। देखिए, एक बार चलने के बाद में बाज़ार में थोड़ा बहुत 24,300 से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। वो करेक्शन इसलिए था क्योंकि जो भी बायर्स थे जो कि ऊपर के लेवल की एंट्री बना के रखे थे, उनको एग्ज़िट करवाने के लिए बाज़ार नीचे आया, और उसके बाद में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, वो तेज़ी काफ़ी शानदार थी और वो बाज़ार को डोमिनेट करते हुए भी नज़र आई। काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी, और उसके बाद में फिर से थोड़ा सा नीचे आने के बाद में बाज़ार ऊपरी लेवलों पर ही बंद होने में कामयाब होते हुए नज़र आए। लेकिन बात यही है अभी भी कि क्या बाज़ार अभी भी डोमिनेट कर रहा है? देखिए, चीज़ें वही है, सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जब इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट थी तो अदर कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर उन बाज़ारों को ऑल टाइम हाई तक लेकर जा रही थी। वहीं थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब वो समय गया जब ऐसी स्थिति थी। अब बाज़ार के लिए उल्टा हो रहा है कि थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट को काफ़ी ऊपर लेके जा रही है। देखिए, अदर कंट्रीज़ के आप हाल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ताइवान इंडेक्स 5 से 6% गिर रहा है। वहीं जो चाइनीज़ बाज़ार है वहाँ पे भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। कोरिया के बाज़ारों में पहले से ही गिरावट है। तो नज़र अब एफआईएस पे इंडियन मार्केट की है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट अदर कंट्रीज़ में देखने को मिल रही है। तो वो एक ऐसा बाज़ार देखने चाह रहे हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट हो। उनको ये मतलब नहीं है कि बाज़ार कहाँ पे है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब। तो एफआईएस की भी बाज़ार पर नज़र रहने वाली है। एफआईएस ने 376 करोड़ की बाइंग आज करते हुए नज़र आए हैं। मतलब 376 करोड़ की सेलिंग आज एफआईएस ने की है। मतलब जो टोटल सेलिंग है वहाँ से तो कम ही देखने को मिल रही है। मतलब पिछली बार से जो कल की सेलिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, उससे कम, मतलब थोड़ा कम ही जो है सेलिंग में होती हुई नज़र आ रही है। और सेलिंग से यदि बाइंग में बाज़ार अब जाता है, फिर अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट के लिए होगी। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यदि एफआईएस की बाइंग आती है तो वो एक लंबे टाइम के लिए होती है, जो बाज़ार को लंबे तरीके से खींचती है। उसका मतलब ये है कि बाज़ार 25,000 30,000 के लेवल आते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अहम होती हुई नज़र आती हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार कैसे करवट लेता है, क्योंकि यदि बाज़ार में 24,500 24,650 निकलता है तो बाज़ार की तरफ से फिर बड़े और नए लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। देखना होगा कि बाज़ार किस तरीके से भागता है। जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी आना चालू हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी इन छुट्टियों में ही देखने को मिलेंगे। तो मंडे का मार्केट काफ़ी बड़ा, काफ़ी अहम रहता हुआ दिखाई देगा, जो बाज़ारों को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता है। तो देखना होगा
कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से चलता है। आज भी बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी की तरफ से आने वाले दिनों में कई चीज़ें देखने को मिलेगी जो बाज़ार को नई दिशा देकर जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो 58,500 के लगभग बैंक निफ्टी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। 58,800 पार होते ही 58,900 देखने को मिलेगा और फिर बाज़ार की तरफ से आपको नई दिशा जो है वो देखने को मिली जो बाज़ार को 60,000 लेके जाएगी। और 60,000 के साथ में यदि बाज़ार में चीज़ें जो है सुधरती हुई नज़र आती है, मतलब 60,000 के बाद में बाज़ार एक नई दिशा की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। मतलब 65,000 70,000 के लेवल फिर यदि एफआईज की बाइंग आती है तो फिर दिखाई दे सकते हैं। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी और इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।